आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एडजॉर्प्शन क्लास 12th केमिस्ट्री। तो पिछली क्लासेस में जैसे हमने एडजॉर्प्शन के बारे में पढ़ लिया था कि एडजॉर्प्शन क्या होता है, किस तरीके से फिजिकल एडजॉर्प्शन होता है, केमी एडजॉर्प्शन होता है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि एडजॉर्प्शन के एप्लीकेशंस क्या होते हैं। तो पहला जैसे आपने गैस मास्क देखे होंगे, तो गैस मास्क में बेसिकली क्या किया जाता है, एडजॉर्प्शन पॉइजनस गैसेज जो होती हैं H2S CH4 CO2 इन सभी को एडजॉर्ब कर लिया जाता है बाय एक्टिवेटेड चारकोल। दूसरा प्रोड्यूसिंग हाई वैक्यूम, जब ज़्यादा वैक्यूम बनाना होता है, हाई वैक्यूम बनाना होता है, तो वहाँ पे क्या किया जाता है, चारकोल को यूज़ किया जाता है ताकि वो एडजॉर्ब कर ले गैसेस को। फिर है डिहाइड्रेटिंग एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर, जैसे आपने सिलिका जेल, एल्यूमिना जेल जैसे जो कंपनी के शूज़ वगैरह आते हैं, कोई प्रोडक्ट आते हैं, तो उसमें क्या होता है कि वहाँ पे एक पाउच रखा होता है जिसमें सिलिका जेल होती है, ठीक है, एल्यूमिनियम जेल होती है, जो क्या करती है वाटर वेपर को, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं ताकि जो भी गुड्स आ रहे हैं उन पर क्या ना हो, कोई इफेक्ट ना हो। फिर एक होता है जियोलाइट, जो कि हमने 11th क्लास में पढ़ा था, सोडियम परमोटेड प्रोसेस। उसमें हम सॉफ्ट ड्रिंक ऑफ वाटर के लिए भी यूज़ करते हैं किसका, एडजॉर्प्शन का। उसके बाद आता है डी कलरिंग शुगर, जो कलर्ड शुगर होती है, मतलब जैसे शुगर जो प्रोड्यूस हो रही है उस शुगर को क्या किया जाता है, डी कलर्ड किया जाता है बाय एडजॉर्प्शन, ठीक है। एनिमल चारकोल यूज़ किया जाता है, इन क्रोमेटोग्राफी में भी यूज़ किया जाता है, एडजॉर्प्शन के ऊपर ही बेस्ड होती है। दूसरा है हमारा सेपरेशन ऑफ इनर्ट गैसेस, इनर्ट गैसेस को सेपरेट करने के लिए भी हम क्या करते हैं, एडजॉर्प्शन का यूज़ करते हैं। इंडिकेटर्स में यूज़ किया जाता है, एंड कैटेलाइसिस में यूज़ किया जाता है, डाइंग ऑफ क्लॉथ्स में यूज़ किया जाता है, जो हम डाई करते हैं क्लॉथ्स को उनमें भी यूज़ किया जाता है। क्योरिंग डिजीज बहुत सारी ड्रग्स होती हैं जो किसके ऊपर बेस्ड होती हैं, उन बेस्ड ऑन एडजॉर्प्शन थ्योरी। फोर्थ फ्लोटेशन मेथड में भी यूज़ किया जाता है। इट्स ऑल अबाउट द एप्लीकेशंस ऑफ एडजॉर्प्शन। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ कैटलिस्ट। व्हाट इज़ कैटलिस्ट? तो ओस्टवाल में क्या बोल रहा था कि जो सब्सटेंस है जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज कर देता है बट खुद पार्टिसिपेट नहीं करता है। क्या नहीं करता है? खुद पार्टिसिपेट नहीं करता है, तो उसे बोला जाता है क्या, कैटलिस्ट। अब कैटलिस्ट की बात करते हैं तो कैटलिस्ट जो रिएक्शन के रेट को चेंज कर देता है, मतलब खुद पार्टिसिपेट नहीं करता, तो उसे कैटलिस्ट बोलते हैं। तो कैटलिस्ट का काम क्या होता है बेसिकली कि ये रेट ऑफ रिएक्शन को ऑल्टर कर देता है विदाउट पार्टिसिपेटिंग इन इट। नेक्स्ट आता है थ्योरी ऑफ कैटलिस्ट में, एक होता है इंटरमीडिएट कंपाउंड थ्योरी। इंटरमीडिएट कंपाउंड थ्योरी ये बोलती है कि सबसे पहले A + B = AB बन रहा था, एक रिएक्शन थी जहाँ पे C क्या था, एक कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट सबसे पहले क्या करेगा, A के साथ या B के साथ रिएक्ट करके एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाएगा। इंटरमीडिएट कंपाउंड कैसे होता है, जैसे मैंने बोला A और C रिएक्ट किया, ये इंटरमीडिएट कंपाउंड बना। फर्स्ट स्टेप में इंटरमीडिएट कंपाउंड बना। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, B जो है वो किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, C के साथ। पहले A के साथ क्या हुआ, ए के साथ सी ने रिएक्ट करके AC बनाया इंटरमीडिएट कंपाउंड। अब इंटरमीडिएट कंपाउंड के ऊपर कौन रिएक्ट कर रहा है, बी के रिएक्ट कर रहा है, तो क्या बन रहा है, हमारा प्रोडक्ट बन रहा है और कैटलिस्ट जो होता है बाहर निकल जाता है। इसे बोलते हैं इंटरमीडिएट कंपाउंड थ्योरी। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं हम किसके बारे में, कि हमारे पास कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में हम बात करने जा रहे हैं कि कोलाइडल सॉल्यूशन होता क्या है। तो कोलाइडल सॉल्यूशन के हम तीनों ही सॉल्यूशन के बारे में डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं कि कोलाइडल सॉल्यूशन है, ट्रू सॉल्यूशन है। तो 3 टाइप के सॉल्यूशन हमारे पास पाए जाते हैं। पहला है क्या, ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन। ट्रू सॉल्यूशन मतलब जिसमें क्या होता है, होमोजेनियस मिक्सचर होता है। होमोजेनियस मिक्सचर मतलब जिसमें कि पार्टिकल्स किसी भी एरिया में या कंसंट्रेशन थ्रू आउट द वॉल्यूम क्या रहेगा, कांस्टेंट, तो उसे बोलेंगे होमोजेनियस। जबकि कोलाइडल और सस्पेंशन कैसे होते हैं, हेट्रोजेनियस मिक्सचर होते हैं। साइज ऑफ द पार्टिकल जब बहुत ज़्यादा छोटा होता है तो वो हमारे नेक्ड आइज से विजिबल नहीं होता है। कोलाइडल सॉल्यूशन और ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन में देखो, सस्पेंशन में पार्टिकल्स का साइज मोर देन 10⁻⁻⁶ होता है। इस कारण से वो क्या हो जाता है, अपनी ग्रेविटी के कारण, वेट के कारण सस्पेंड हो जाएगा। सेपरेशन, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को सेपरेट नहीं किया जा सकता ऑर्डिनरी फिल्ट्रेशन के थ्रू, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट को क्या किया जाता है, इसमें भी कोलाइडल सॉल्यूशन में भी हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम थोड़ा सा अगर अच्छा फिल्टर पेपर या फिल्टरेबिलिटी करते हैं तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन से इसे सेपरेट किया जा सकता है। पार्टिकल का साइज़ थोड़ा सा बड़ा होता है। जैसे हमने मड को अगर मिक्स कर दिया वाटर में, तो वो क्या बनाएगी, मड सस्पेंशन बनाएगी। थोड़ी देर तक तो वहाँ पे सॉल्यूशन में दिखेगी हमें मड, उसके बाद क्या हो जाएगी, वो सस्पेंड हो जाएगी ड्यू टू ग्रेविटी, तो उसे बोलते हैं क्या, सस्पेंशन। तो वो क्या हो जाएगा, उसके पार्टिकल्स को आप फिल्ट्रेशन से कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है ग्रेविटेशनल इफेक्ट। ग्रेविटेशनल फोर्स के इफेक्ट क्या होते हैं, तो सॉलिड पार्टिकल्स के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, सेटल नहीं होते। सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड ये होता है कि जैसे आपने दही लिया, तो दही को आपने क्या किया, चर्निंग की मतलब उसे रोटेट करना स्टार्ट किया, तो क्या होगा कि ये जब रोटेट करते हैं हम, तो जो फॉर्म होती है
या फिर झाग जो होता है वो ऊपर ऊपर आ जाता है और नीचे नीचे क्या हो जाते हैं, लाइट पार्टिकल हाँ नीचे चले जाते हैं। तो इसके कारण क्या हो जाता है कि हमारा जो वाटर था वो क्या आ जाता है, ऊपर आ जाता है। इसे बोलते हैं क्या, सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड। तो इससे सेटल नहीं होते नॉर्मली, लेकिन अगर हमने सेंट्रीफ्यूगेशन किया तो उसके कारण क्या हो जाएंगे, सेटल हो जाएंगे कोलॉइडल पार्टिकल के। सॉल्यूट पार्टिकल सस्पेंशन में सेटल डाउन हो जाते हैं अंडर ग्रेविटी। जैसे आपने पानी के अंदर क्या मिलाया, मड मिलाया, तो वो अपने आप ही क्या हो जाएगा, सेटल डाउन हो जाएगा। अब बात आती है दो टाइप के यहाँ पे हमारे पास कोलाइडल सॉल्यूशन है। पहला क्या है, लायोफेविक सॉल है। सॉल के बारे में बात करने जा रहे हैं हम। सॉलिड्स को जब लिक्विड्स में मिलाते हैं तो उसे बोलते हैं सॉल। तो इसमें क्या है कि सॉल जो है, लायोफिलिक का मतलब ये होता है वाटर को लविंग, और लायोफोबिक मतलब होता है वाटर हीटिंग। फोबिक का मतलब क्या होता है, वाटर हीटिंग। फिलिक का मतलब क्या होता है, पानी को पसंद करने वाला। अब पहला प्रेफरेशन क्या है, डायरेक्टली सॉल्यूट को किस में मिला देते हैं, सॉल्वेंट में मिला देते हैं, तो ये मिक्स हो जाता है। लेकिन लायोफोबिक, अब सिंपल सी बात है कि अगर सॉलिड जो है वो क्या है, लिक्विड में अगर मिक्स नहीं हो पा रहा है तो, या फिर उससे डर रहा है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें स्टेबलाइजेशन करना पड़ेगा, या उसे कोई दूसरे सब्सटेंस को यूज़ करना पड़ेगा जिससे कि वो क्या हो पाए, उसमें मिक्स हो पाए प्रॉपरली। नाउ आता है स्टेबलाइजेशन। अब सिंपल सी बात है, लायोफिलिक था तो वो अपने आप क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, इजीली प्रिपेयर हो जाता है और सेल्फ स्टेबलाइज होता है। लेकिन इन लोगों को सेपरेट, मतलब इन लोगों को स्टेबलाइज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा माइन्यूट क्वांटिटी में इलेक्ट्रोलाइट्स को मिलाना पड़ेगा ताकि ये क्या हो पाए, स्टेबल हो पाए। नेक्स्ट आता है हमारा क्या, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस और इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स स्मॉल क्वांटिटी में मिलाने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पे स्मॉल क्वांटिटी में भी अगर आपने इलेक्ट्रोलाइट मिला दिया तो वो क्या कर देगा, उसे प्रेसिपिटेशन कर देगा। नेक्स्ट आता है हमारा क्या, रिवर्सिबल इन नेचर है, नॉन रिवर्सिबल इन नेचर है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है, सरफेस टेंशन जनरली कम होता है। इसमें सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटीज ऑलमोस्ट सेम होती है जैसे कि हमारे पानी की होती हैं। चार्जेस के ऊपर डिपेंड करता है। चार्जेस जो है, डिपेंडिंग ऑन पीएच वैल्यू ऑफ सोल, द पार्टिकल्स में कैरी पॉजिटिव, नेगेटिव, नो चार्ज। लेकिन यहाँ पे अगर देखो, कैरेक्टरिस्टिक केमिकल चार्ज में भी आइदर पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, न्यूट्रल नहीं होंगे यहाँ पे, क्योंकि हम इलेक्ट्रोलाइट को मिक्स कर रहे हैं, तभी जाके हमारा क्या बन रहा है, लायोफिलिक सॉल बन रहा है, लायोफोबिक सॉल बन रहा है। तो लायोफोबिक मतलब वाटर से डरने वाला, और लायोफिलिक मतलब होता है वाटर लविंग। नाउ कम्स टू द प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सिस्टम। तो पहला होता है हेट्रोजीनियस नेचर। हेट्रोजीनियस मतलब होता है कि थ्रू आउट द वॉल्यूम जब कंपोजिशन सेम नहीं रहता है तो उसे बोलते हैं क्या, हेट्रोजीनियस। जैसे स्क्रीन पे आपको मैं बोलूँ कि यहाँ पे क्या है, ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल थे, यहाँ पे क्या है, कम नंबर ऑफ पार्टिकल हैं। ठीक है, ये पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, यहाँ पे बहुत कम है, या जब यहाँ से यहाँ पे मूव कर रहा हूँ मैं, पार्टिकल्स का क्या होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि थ्रू आउट द वॉल्यूम पार्टिकल्स क्या है, सेम नहीं है, तो इसे बोलते हैं क्या है, हेट्रोजीनियस नेचर। नेक्स्ट होता है साइज ऑफ पार्टिकल। अभी बात की हमने, साइज ऑफ पार्टिकल बहुत छोटा होता है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है, सॉल्यूशन में हम पढ़ चुके हैं कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, कि वो प्रॉपर्टीज जो सिर्फ नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करती हैं। उसके बाद आता है कलर। कलर ऑफ हाइड्रोफोबिक सॉल्ट डिपेंड करता है कि साइज और वेवलेंथ ऑफ लाइट जो स्कैटर्ड कर रहे थे। नाउ आ जाता है ब्राउनियन मोशन। ब्राउनियन मोशन मतलब होता है, सिंपल सा लॉजिक ये है कि पार्टिकल जब कोलाइडल सॉल्यूशन में रहते हैं तो वो क्या करते हैं, एक जिगजैग मोशन या जिगजैग पाथ को फॉलो करते हैं। सपोज करिए कि ये पार्टिकल था, यहाँ से चलना स्टार्ट किया, टकराया, टकराने के बाद यहाँ पे मुड़ गया, फिर वहाँ से टकराया, फिर यहाँ पे मुड़ गया, फिर टकराया, फिर यहाँ पे मुड़ गया। तो ये एक जिगजैग पाथ को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। इस जिगजैग पाथ के मूवमेंट को, या जिगजैग मोशन ऑफ पार्टिकल्स इनसाइड द कोलाइडल सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज द ब्राउनियन मोशन। तो ब्राउनियन मोशन मतलब समझ में आया होगा कि किस तरीके से पार्टिकल्स जो हैं जिगजैग मोशन शो करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं हम, जिगजैग मोशन जो शो कर रहे हैं उसी को बोलते हैं हम क्या, ब्राउनियन मोशन। तो ब्राउनियन मोशन से क्या होता है, कंटिन्यूस और सीजलेस मोशन पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी देते हैं। ठीक है, और इसी के कारण क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स से ओवरकम कर पाते हैं। तीसरा, इट प्रोवाइड मेथड फॉर डिटरमाइनिंग एवोगाड्रो नंबर निकालने में हमारा ये हेल्प करता है। उसके बाद आता है टिंडल इफेक्ट। 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं हम। जब भी हम कोलाइडल सॉल्यूशन से जब भी हम लाइट पास करेंगे, क्या करेंगे, लाइट पास करेंगे, तो ये लाइट पार्टिकल से टकराएगी। इन पार्टिकल से टकराने के बाद ये क्या हो जाएगी, फैल जाएगी, मतलब पार्टिकल्स विजिबल हो जाएंगे। तो ये जो लाइट का फैलना है, इसी को बोलते हैं हम क्या, स्कैटरिंग ऑफ लाइट या टिंडल इफेक्ट। तो कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल से लाइट का जाना, जाने के बाद टकराना, टकराने के बाद फैलना, उसी को क्या बोलते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट थ्रू आउट द कोलाइडल सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज, और द पार्टिकल्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज द टिंडल इफेक्ट। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आती है बात किसकी, कि
कोलाइडल सॉल्यूशंस के ऊपर टिंडल इफेक्ट किसके उसके ऊपर डिपेंड करता है। पहला चीज़ तो है डायमीटर ऑफ डिस्पर्स पार्टिकल। जो भी डिस्पर्स्ड है उसका डायमीटर ज़्यादा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, वो वहाँ पे फैलाएगा लाइट को। सेकंड होता है लार्ज डिफरेंस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगर ज़्यादा होगा तो ज़्यादा फैलाएगा। एक्सटेंट ऑफ एवापोरेशन डायरेक्टली डिपेंड करता है लैम्डा पे। जितनी वेवलेंथ होगी उतना कम क्या होगा, उसका डिस्पर्जन होगा। ज़्यादा बड़ी वेवलेंथ होगी, सपोज करो कि ये पार्टिकल था, ठीक है, ये पार्टिकल है। अब अगर वेवलेंथ बड़ी है तो ये पार्टिकल्स को क्या कर जाएगी, पार कर जाएगी आराम से बगैर उससे स्कैटर्ड हुए। लेकिन अगर वेवलेंथ बहुत छोटी थी तो ये टकराएगी, टकराने के बाद क्या हो जाएगी, ये स्कैटर्ड हो जाएगी। तो वेवलेंथ के ऊपर डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। वेवलेंथ जितनी ज़्यादा होगी स्कैटरिंग उतनी ज़्यादा कम होगी। उसके बाद आता है चार्ज ऑन पार्टिकल। या पार्टिकल्स पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकते थे, नेगेटिवली चार्ज हो सकते थे और न्यूट्रली भी हो सकते थे, डिपेंड्स ऑन इट। जो हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन है वो 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, पॉजिटिवली चार्ज सोल, नेगेटिवली चार्ज सोल या फिर न्यूट्रल सोल। लेकिन न्यूट्रल सोल होना पॉसिबल नहीं है क्योंकि वहाँ पे डिजॉल्व हो रहा है तो सिंपल सी बात है आयंस में डिजॉल्व होगा। तो पॉजिटिवली चार्ज सोल मतलब जिसमें पॉजिटिव चार्ज पाए जाते हैं, नेगेटिवली चार्ज मतलब जिसमें नेगेटिव पाए जाते हैं। और इसी के कारण क्या होता है, ये चार्ज एक्वायर करता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे होगे FeOH था तो Fe+ हो गया यहाँ पे देख रहे होगे आर्सेनिक के पार्टिकल्स थे, आर्सेनिक का तो AS सल्फर का क्या है, नेगेटिवली चार्ज है। उसके बाद आ जाती है इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस मतलब समझ लेते हैं पहले। अगर एक कोलाइडल सोल था जिसमें हमने क्या कर दिया है, मिक्स कर दिया। चलिए एक और डायग्राम इसी के बाद है। इलेक्ट्रोफोरेसिस मतलब क्या होता है उसके बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं डिटेल में। सपोज करो कि ये एक कोलाइडल सोल था, ठीक। इस कोलाइडल सोल में मैंने क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई कर दी, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी जैसे ही मैंने अप्लाई की तो इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करने के कारण क्या हुआ कि यहाँ पे जो पार्टिकल्स थे वो मूवमेंट करने लगे। अगर सोचो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल रहेंगे तो ये कहाँ जाएंगे, पॉजिटिव की तरफ जाने लगेंगे। और अगर पॉजिटिव होते तो पॉजिटिव कहाँ जाने लगते, नेगेटिव की तरफ जाने लगते। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ पॉजिटिवली चार्ज कोलाइड था, पॉजिटिवली चार्ज कोलाइड में अगर मैंने इलेक्ट्रिसिटी पास की तो मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल का मूवमेंट अगर हो रहा है किसके कारण, इलेक्ट्रिसिटी के कारण, ड्यू टू पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोड के कारण, तो इसे बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस मतलब मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल पार्टिकल कोलाइडल पार्टिकल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसमें भी क्या होता है, कैटाफोरेसिस और एनाफोरेसिस होता है। कैटाफोरेसिस मतलब कैटायन का मूव होना, एनाफोरेसिस मतलब एनायन का मूव होना। अब ये कहाँ पे मूव हो रहे हैं, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की साइड हो रहे हैं तो कैटाफोरेसिस, और नेगेटिव जो है तो एनाफोरेसिस। उसके बाद होता है कोएगुलेशन। कोएगुलेशन का सिंपल सा मतलब होता है कि अगर कोई कोलाइडल सॉल्यूशन था और हमने अगर उसे जैसे मान के चलो कि आपके पास मिल्क है, मिल्क के अंदर आपने क्या किया, थोड़ा सा भी अगर नींबू डाल दिया तो वो क्या हो जाएगा, उसमें दही बन जाएगा। दही बन जाएगा मतलब थक्के जम जाएंगे उसमें, ठीक है, मतलब कोएगुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जब सिमिलर चार्ज पार्टिकल आ जाते हैं तो वहाँ पे कोलाइडल सॉल्यूशन क्या हो जाता है, अपने आप की लिमिट्स को वेरी कर देता है या कोलाइडल सॉल्यूशन खत्म हो जाता है। तो उसे बोलते हैं हम क्या, कोएगुलेशन। और जिसके कारण कोएगुलेशन हो रहा है उसे बोलते हैं कोएगुलेटिंग एजेंट। मतलब हमारे जैसे खून निकलता है, कभी चोट लग जाती है, ब्लड निकलना स्टार्ट होता है तो एयर में मिक्स होकर वो क्या बन जाता है, जमना स्टार्ट कर देता है। या फिर ऐसा बोल सकते हो कि वो धीरे धीरे कड़क होने लगता है, मतलब इकट्ठा होने लगता है और वो एक सॉलिड में बन जाता है। इसके कारण हमारा ब्लड क्लॉटिंग बोलते हैं जिसे हम, या कोएगुलेशन बोलते हैं। तो कोएगुलेशन मतलब जमना या थक्का जमना। तो इसके लिए हम कोएगुलेशन मतलब क्या होता है कि कोएगुलेशन के कारण जम गई हैं चीज़ें। अब ये डिपेंड करता है हार्डे स्क्यूज लॉ के अकॉर्डिंग। हार्डे स्क्यूज लॉ का बोलता है कि भाई साहब कोएगुलेटिंग पावर जो है, जैसे हमने किसी में मिलाया नेगेटिव सॉल में हमने क्या मिलाया, कोएगुलेटिंग पावर मिलाई, तो जितनी ज़्यादा इसके ऊपर चार्ज रहेगा, किसके ऊपर, जो भी हमने इलेक्ट्रोलाइट मिलाया, जैसे SN4 के ऊपर चार्ज था +3 +2 बेरियम सोडियम +1, जितना ज़्यादा चार्ज रहेगा उतना ज़्यादा क्या रहेगा, इसमें कोएगुलेटिंग पावर रहेगी। यही क्या बोलता है हार्डे स्क्यूज लॉ। तो कोलाइडल सॉल्यूशन में कोएगुलेटिंग पावर ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, चार्ज ऑन पार्टिकल्स या चार्ज ऑन कोएगुलेटिंग एजेंट, इसे बोलते हैं हार्डे स्क्यूज लॉ, ठीक है। उसके बाद बात आती है क्या, एक लास्ट टॉपिक है गोल्ड नंबर। गोल्ड नंबर मतलब होता है कि कितने मिलीग्राम्स हम लायोफिलिक सॉल में, एक लायोफिलिक सॉल में हम कितने, लायोफिलिक सॉल में लायोफिलिक सॉल में हम कितना अमाउंट में प्रोटेक्टिव कोलाइड मिलाएं, क्या मिलाएं, प्रोटेक्ट करने के लिए लायोफोबिक सॉल में मिलाएं, ताकि लायोफिलिक सॉल का कितना मिलाएं, प्रोटेक्टिव कोलाइड लायोफोबिक में, ताकि जो इलेक्ट्रोलाइट था वो बचा रहे, मतलब कोएगुलेट होने से बच जाए। मतलब
दूध था, मिल्क में हमने ऐसा कुछ मिला दिया कि जिससे कि क्या हो, अगर आप नींबू भी डाल रहे हो थोड़े से अमाउंट में, तो वो क्या हो जाए, वहाँ पे ना कोएगुलेट होना ना स्टार्ट हो या थक्का जमना ना स्टार्ट हो, तो उसे बोलते हैं हम क्या, प्रोटेक्टिव कोलाइड या गोल्ड नंबर। तो गोल्ड नंबर की एक प्रॉपर सी डेफिनेशन है कि द नंबर ऑफ मिलीग्राम्स ऑफ प्रोटेक्टिव कोलाइड which is sufficient to just prevent the coagulation of 10 ml standard gold solution when 1 ml of 10% solution of sodium chloride is added to it। मतलब 1 ml सोडियम क्लोराइड 10% का जिसका क्या था, कंसंट्रेशन था, अगर मिलाते हैं तो उससे बचाने के लिए जितने भी मिलीग्राम्स हमें प्रोटेक्टिव कोलाइड मिलाने की ज़रूरत है, उसी को क्या बोलते हैं, गोल्ड नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो गोल्ड नंबर हमें क्या बताता है, कितने मिलीग्राम्स हम मिला रहे हैं प्रोटेक्टिव कोलाइड को, जिससे कि उसका कोएगुलेशन होने से बच जाता है, तो उसे गोल्ड नंबर बोलते हैं। लास्ट आता है हमारा क्या, इमल्सन। इमल्सन दो टाइप के होते हैं। इमल्सन मतलब ये होता है लिक्विड का मिक्सचर ऑफ लिक्विड इनटू द लिक्विड। दे आर ऑफ टू टाइप्स। पहला क्या होता है, ऑयल इन वाटर, मतलब इसमें क्या होगा, ऑयल मिला रहे हैं हम पानी में, मतलब पानी क्या हो जाएगा, जब ज़्यादा पानी में आप ऑयल मिलाओगे तो ऑयल के छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स बन जाएंगे, आपको देखने को मिलेंगे। मतलब आपने पानी के बोतल में ऑयल मिला दिया और उसके अंदर क्या कर दिया, मिक्स कर दिया, पानी के अंदर मिक्स कर दिया ऑयल को, तो ऑयल पार्टिकल्स यहाँ पे क्या रहेंगे, सस्पेंडेड रहेंगे। इस इमल्सन को बोला जाता है क्या, ऑयल इन वाटर टाइप। और दूसरा होता है वाटर इन ऑयल टाइप, मतलब ऑयल के अंदर हमने क्या मिलाया है, वाटर मिलाया है। तो पहला क्या है, इट कैन बी डाइल्यूट विद वाटर, सेपरेट लेयर इज नॉट फॉर्म, मतलब पानी के अंदर पानी मिलाओगे तो ऑयल तो उसके अंदर घुला हुआ था, तो उसे डाइल्यूट किया जा सकता है। लेकिन डाइल्यूट कैसे किया जा सकता है ऑयल एंड वाटर को, लेकिन ऑयल आपने ऑलरेडी क्या है, ऑयल के अंदर आपने क्या मिलाया हुआ है, पानी मिलाया हुआ है। तो ऑयल के अंदर आपने पानी मिलाया था, तो सपोज़ करो ये ऑयल था पूरा, इस ऑयल के अंदर आपने छोटे छोटे थोड़ा थोड़ा क्या मिला दिया, पानी मिला दिया। अब ये पानी यहाँ पे क्या है, बबल्स के रूप में रहेगा, छोटे छोटे बबल्स टाइप दिखेगा। अब जैसे ही आप इसमें पानी मिलाने जाओगे तो पानी क्या कर देगा, इसका कलर जो था पानी का, वो पानी का कलर अलग से देखने को मिलेगा, या लेयर अलग से देखने को मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही आपने पानी मिलाया तो पानी के ऊपर लेयर बन जाएगी अलग से, ये यहाँ पे डाइल्यूट नहीं हो पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है डाई टेस्ट। तो ये ऑयल सोल्यूबल डाई के कारण टेस्ट देगा, लेकिन एडिशन ऑफ ऑयल सोल्यूबल डाई डज नॉट फॉर्म कलर्ड ड्रॉप्स। थर्ड आता है द इमल्सन्स आर लेस विस्कस एंड हैव अ मोर कंडक्टेंस, देज आर मोर विस्कस बट लेस कंडक्टेंस। यहाँ पे कंडक्टेंस क्या होगी, ज़्यादा, यहाँ पे कंडक्टेंस क्या होगी, कम। वाटर इन ऑयल टाइप में दिस टाइप ऑफ इमल्सन कैन बी स्प्रेड ऑन वाटर, ये पानी के ऊपर डाले जा सकते हैं। दिस टाइप ऑफ इमल्सन कैन नॉट बी स्प्रेड ऑन वाटर, पानी के ऊपर नहीं डाल सकते क्योंकि हमने ऑयल एंड वाटर टाइप बनाया हुआ है। ठीक है, यहाँ तक था हमारा ऑयल एंड वाटर। इमल्सन के यूजेस देख लेते हैं। मेटलर्जिकल प्रोसेस में यूज़ किया जाता है। ठीक है, मेटलर्जिकल प्रोसेस में जब हम बोलते हैं सेपरेशन, हमारा एक चैप्टर रिमूव हो गया है जिसमें हम बोलते थे मेटलर्जिकल प्रोसेस एंड जनरल आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, उसमें ये यूज़ किया जाता है फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड में। एस्फॉल्ट इमल्सिफाइंग को यूज़ किया जाता है वाटर कंस्ट्रक्शन में। मिल्क को हम बहुत ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं, हमारी डाइट का मेन वो है, तो उसमें क्या है, ऑयल एंड वाटर टाइप इमल्सन है। अगर आप देखोगे कि ऑयल जो होता है, मतलब आपने कभी मिल्क को अगर गर्म करोगे तो ऊपर ऊपर के लेयर में आपको ऑयल के छोटे छोटे पार्टिकल दिखेंगे। तो बेसिकली फैट्स को हम डिजोल्व करते हैं वाटर में, तो क्या बनता है, मिल्क बनता है। ड्रग्स इसी के ऊपर बेस्ड होती हैं, इमल्सन के ऊपर। क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप में ये यूज़ होता है। डाइजेशन ऑफ फेस्ट या इंटेस्टाइन के अंदर जो डाइजेशन होता था, हम कार्बोहाइड्रेट के जो बड़े बड़े ग्लोबुल्स होते थे, उन ग्लोबुल्स को ब्रेक डाउन करने, एमल्सिफाइड करने के लिए हम क्या करते हैं, वो तोड़ते हैं। हमारा जो इंटेस्टाइनल जूस है वो उसी को ब्रेक डाउन करने के काम में आता है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। इट्स ऑल अबाउट द चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री। तो होप आप लोगों को समझ में आया होगा, पढ़ते रहिए। थैंक यू।